अथर्व रिदिमा को अपने कैबिन में लेकर आता है और उस तमाशे की वजह पूछता है। तब रिदिमा उससे कहती है कि बेहतर होगा अगर अथर्व उसे ऑफिस से जाने दे, लेकिन अथर्व उस चीज के लिए मान नहीं रहा था, वरना उसे हर समय रिदिमा की फिक्र लगी रहती। उसी बहस के बीच अथर्व की सेक्रेटरी उसे कोई मैसेज देने आती है और साथ ही उसे एक पार्सल भी देती है। किसी ने अथर्व के लिए पेंटिंग भेजी होती है। जब वो बिजनेस ट्रिप पर गया था तब अथर्व पूछता है कि वो किसने दिया था। तब उसकी सेक्रेटरी कहती है, सर ये तो नहीं पता, क्योंकि भेजने वाले का नाम या एड्रेस नहीं दिया गया है, सिर्फ फ़ोन नंबर है और उसके साथ सिर्फ हमारे ऑफिस का एड्रेस और आपका नाम है और उस पर कॉन्फिडेंशियल भी लिखा है और सिर्फ आप ही इसे खोल सकते हैं। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं लिखा है सर। कुछ देर सोचने के बाद अथर्व ने कहा, ठीक है, नीचे रख दो और जाकर डायरेक्टर सर को चाय पानी का पूछो। बाकी सारे डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाओ और टेक्नीशियन को भी कॉल कर दो। ओके, मैं अभी आता हूँ। अथर्व के कहने पर उसने वो बॉक्स साइड में रख दिया और कहा, ठीक है सर। उसके बाद अथर्व सीधा रिदिमा के पास गया और कहा, ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। तुम्हें जो भी कहना है उसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। मैं ये चॉकलेट का बॉक्स भी घर लेकर आऊँगा। ओके, तुम आराम से खाना। फिलहाल मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रिदिमा ने उस समय और कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और वहां से धीरे धीरे और झिझकते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसकी नजर उस पार्सल पर ही अटकी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी उस पैकेट में। अथर्व ने अपने सूट का जैकेट कुर्सी पर से लेते हुए रिदिमा के हाव भाव नोटिस कर लिए थे और कहा, अगर तुम्हें देखना है तो खोलकर देख लो वो पार्सल। अथर्व की बात सुनकर रिदिमा की हंसी निकल गई और उसने हंसते हुए अथर्व के सामने देखा और टेबल पर से पार्सल खोलने के लिए कैंची ली और खोलने जा ही रही थी कि तभी अथर्व ने थोड़ी तेज आवाज में उसे रोकते हुए कहा, रुको, मुझे खोलने दो, कहीं तुम्हें फिर से कोई चोट ना लग जाए। अथर्व को भी पक्का नहीं पता था, सिर्फ अनुमान था कि पेंटिंग जैसा कुछ है, लेकिन वो रिदिमा के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके बाद अथर्व ने उस पार्सल को खोलना शुरू किया, जिसको भेजने वाले ने बहुत अच्छी तरह से पैक किया हुआ था। वाकई में उस पार्सल के अंदर एक पेंटिंग थी। पूरी तरह से खोलने के बाद जब उन्होंने उस पेंटिंग को टेबल पर रखा तो पाया कि वो किसी आदमी की पेंटिंग थी, एकदम हैंडसम आदमी जिसके फीचर्स बहुत शार्प थे। अच्छी तरह से देखने के बाद पता चला कि वो किसी और की नहीं बल्कि अथर्व की पेंटिंग ही थी। हर एक बारीकी का खास ध्यान रखा गया था और साथ ही उस पेंटिंग के नीचे जैस्मिन के फूल भी पेंट किए गए थे। ये देखकर अथर्व गहरी सोच में पड़ गया। क्या ये पेंटिंग शिल्पा ने बनाई होगी? उसने भेजी होगी? उस एहसास से अथर्व थोड़ा शॉक्ड भी हो गया था और वो जल्दी से उस पेंटिंग को कवर करना चाहता था, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि रिदिमा पहले ही पेंटिंग को देख चुकी थी। जैसे ही अथर्व ने रिदिमा की तरफ देखा तो वो उस पेंटिंग को देखने के बाद अथर्व को ही देख रही थी और जैसे ही उनकी नजरें मिली वो वहां से गुस्से में जाने लगी। लेकिन अथर्व ने उसे गले लगा लिया और कहा, रिदिमा प्लीज, मुझे नहीं पता था और ना ही कोई उम्मीद थी कि वो ये भेजेगी। मुझे नहीं पता है कि ये भेजने के पीछे उसका क्या मकसद है। प्लीज गुस्सा मत करो, अभी मेरा उस मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है रिदिमा। इसके बारे में अब फाइनली कुछ करना ही पड़ेगा। अथर्व ने रिदिमा के बालों को सहलाते हुए उसके हाथ में वो पेंटिंग दी और कहा, प्लीज गुस्सा मत होना और ये पेंटिंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। डस्टबिन में फेंक दो इसे, ठीक है? और हाँ, जाते समय दरवाजा बंद करके जाना। अथर्व ने जाने से पहले उसकी तरफ देखा और उसके माथे पर एक किस किया। वो वहां से जा जरूर रहा था, लेकिन दिल से वो भी घबराया हुआ था। वो सोच रहा था कि आखिर उसकी लाइफ से ये शिल्पा का चैप्टर कब खत्म होगा।
और साथ ही वो हैरान भी था क्योंकि उसने अथर्व की एकदम परफेक्ट पेंटिंग बनाई थी। हर एक चीज को इतनी बारीकी से और साफ साफ ड्रॉ किया गया था कि कोई भी बता सकता था कि ये वही इंसान कर सकता है जो किसी के प्यार में हो। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में रिदिमा अपने हाथ में वो पेंटिंग पकड़कर चुपचाप बैठकर सोच रही थी, क्या करूं इसका? फाड़ दूं या फेंक दूं? इस पेंटिंग को मिटाने का भी कोई फायदा नहीं है। इससे शिल्पा के मन में अथर्व के लिए जो भावनाएं हैं वो थोड़ी खत्म हो जाएंगी। आखिर चाहती क्या है ये लड़की? मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है। इस विचार के साथ ही रिदिमा ने उस पेंटिंग को वापस पैक कर दिया, बिल्कुल पहले की तरह, और फिर उसे सोफे पर रख दिया। उसे उस पेंटिंग के साथ कुछ नहीं करना था। ये सब करने के बाद रिदिमा वहां से चली गई। वो जब अपनी जगह पर पहुंची तब उसका चेहरा देखकर बाकी के कोलीग्स हैरान थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि रिदिमा वहां से निकाल दी जाएगी। वो लोग अंदर ही अंदर बातें करने लगे थे कि एक बार फिर रिदिमा ने अपना इल्जाम किसी दूसरे कोलीग पर डाल दिया, जिसकी वजह से वो सीईओ के सामने महान बन गई, लेकिन दूसरे इंसान की नौकरी खतरे में आ गई थी। पर रिदिमा को अब उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही वो उस समय उस बात पर कोई ध्यान दे रही थी। वो अपनी जगह पर बैठी और कंप्यूटर ऑन किया। तब भी उसके मन में शिल्पा के विचार ही चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसी घटिया लड़की आखिर इस दुनिया में कैसे हो सकती है। रिदिमा ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि शिल्पा का मकसद क्या था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। शांत हो जा रिदिमा, शांत हो जा। ऐसे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। इस तरह से गुस्सा करेगी तो दिमाग भी साथ नहीं देगा। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। उसे पता था कि शिल्पा के पास बहुत दिमाग था और वो कैसे भी करके ये कोशिश करती रहेगी कि अथर्व को अपने जीवन में कैसे लाए। इसीलिए उसे भी शांति से कदम आगे बढ़ाने थे। बात अथर्व की थी। अगर कोई और होता तो रिदिमा को भी इतना नहीं सोचना पड़ता और वो कब का सामने वाले इंसान का बैंड बजा चुकी होती। रिदिमा अच्छी तरह से समझ गई थी कि उस समय शिल्पा और कुछ नहीं बल्कि इमोशनल कार्ड खेल रही थी, जिससे किसी को भी उस पर दया आ जाए। वो जानती थी कि मर्द कभी कभी भावनाओं में बहकर कमजोर पड़ जाता है, खास करके तब जब पुराने प्यार की बात होती है। रिदिमा ने अपनी आंखें खोली और कहा, बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से, लेकिन उससे पहले प्लान करना है मुझे कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो वहीं जब अथर्व मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि वो पेंटिंग अब भी वहीं पर थी। इसीलिए वो सोचने लगा, रिदिमा ने ये पेंटिंग नहीं फेंकी, लेकिन क्यों? क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? जब अथर्व ने एक बार फिर से उस पेंटिंग को देखा तो वो थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत थी। आखिरकार शिल्पा उसके लिए कोई मामूली लड़की तो थी नहीं। उसी समय अथर्व को एक और काम याद आ गया और वो उसमें बिजी हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिस टाइम पूरा होने के बाद रिदिमा ऑफिस से निकलकर घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसका मूड खराब था। उसने कुछ दोस्तों को कॉल भी किया, लेकिन कोई फ्री नहीं था। इसलिए वो अपने अड्डे पर यानी कि गेमिंग जोन में पहुंच गई। वहां काउंटर पर डॉक्टर आकाश को देखकर रिदिमा खुश हो गई और सीधा उसके पास जाकर कहा, अरे डॉक्टर आकाश, आप यहाँ पर? क्या इत्तेफाक है, लेकिन आप आज हॉस्पिटल से जल्दी फ्री हो गए। रिदिमा ने वो सवाल किया तब आकाश ने उसके सामने देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने तुरंत ही रिदिमा की उंगली पर पहनी हुई रिंग को देखा और एक पल के लिए देखता रहा। रिदिमा नहीं जानती थी, लेकिन आकाश उससे बहुत गुस्सा था, क्योंकि पिछली बार हॉस्पिटल से जब वो अपने पिता को घर ले जाने के लिए आई थी तब अथर्व की वजह से उसने उससे ज्यादा बात नहीं की थी। लेकिन उससे पहले की बात भी आकाश के दिमाग में चल रही थी कि रिदिमा ने उसे अपनी शादी और अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताया था। आकाश के एक्सप्रेशंस देखकर रिदिमा भी हैरान हो गई और सोचने लगी कि वो ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो उससे गुस्सा है। उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया।
लेकिन आकाश ने जो भी रिद्धिमा के पिता के लिए किया था, उसकी वजह से उसके दिल में आकाश के लिए बहुत इज्जत थी। इसीलिए उसने ज्यादा बात नहीं की और खेलने लगी। तभी आकाश ने उसकी गेम को देखा और कहा, तुम्हारा ध्यान नहीं आज भी, खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। उसकी आवाज सुनकर रिद्धिमा ने उसके सामने देखा और पूछा, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? मुझे ऐसा लगा कि तुम बात ही नहीं करोगे। वजह तो नहीं जानती, फिर भी। आकाश को लगा कि वो जो कुछ भी सोच रहा था उसमें रिद्धिमा का कोई दोष नहीं था, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, वो मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था। रिद्धिमा ने उससे कहा, आकाश, तुमने जो भी मेरे पापा के लिए किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी इसे। लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त माना था और आज ऐसे अचानक से तुम्हारा रूखापन देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। आकाश ने भी अपने दिल की बात करने का फैसला किया और कहा, रिद्धिमा, वो दरअसल सारी गलती मेरी है। पहले दिन से जब से मैंने तुम्हें देखा था, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। मुझे तुम अच्छी लगती हो और इसीलिए तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा तुम सिंगल हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो, और वो भी इतने अच्छे आदमी के साथ। रिद्धिमा को थोड़ा अजीब लगा और झिझक के साथ उसने कहा, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचते हो। लेकिन मेरा कुछ भी छुपाने का मकसद नहीं था। मैंने उस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। और वो हमारी शादी है ना, वो थोड़ी सीक्रेट है, सबको उस बारे में नहीं पता है, इसलिए मेरे दिमाग में। आकाश ने शर्मिंदा होकर कहा, अरे नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मेरी गलती है। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और मैंने देखा था उस दिन, तुम अपने पति के साथ वाकई में खुश हो और वो बहुत ध्यान भी रखता है तुम्हारा। मेरी भी गुड विशेस तुम दोनों के साथ है और आज से हम दोनों दोस्त हैं। कुछ भी हो तुम मेरे पास आ सकती हो, कोई भी बात दिल में हो अगर शेयर करना चाहो तो कर सकती हो। और मेरी बात को प्लीज़ गलत मत समझना। रिद्धिमा को आकाश की ईमानदारी काफ़ी पसंद आई और वो सच में उससे अपनी कोई भी बात शेयर कर सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पता है आकाश, थैंक यू सो मच। अभी मैं चलती हूँ, ओके? और फिर रिद्धिमा वहां से निकल गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई दूर खड़ा उसे देख रहा था। आखिर कौन होगा जो रिद्धिमा का पीछा कर रहा होगा? शिल्पा को कैसे और क्या चाल चलकर रिद्धिमा और अथर्व अपनी जिंदगी से निकालेंगे? शिल्पा को दूर कर भी देंगे तो बाकी के लोगों से अपने रिश्ते को कैसे बचाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रिद्धिमा का उस पार्सल को देखकर मूड खराब हो जाता है और वो शिल्पा को अथर्व की जिंदगी से कैसे निकाले ये सोचते सोचते गेमिंग जोन में चली जाती है ताकि उसका दिमाग शांत हो सके। वहां उसे आकाश दिख जाता है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है तब आकाश उससे ठीक से बात भी नहीं करता। पर थोड़ी देर बाद कुछ बात करते समय आकाश अपनी दिल की बात रिद्धिमा को बता देता है और साथ ही शर्मिंदा भी होता है। पर बाद में वो रिद्धिमा को यकीन दिलाता है कि वो एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा उसके साथ रहेगा। रिद्धिमा वहां से अपना मूड अच्छा करके निकल जाती है और जब वो घर पहुंचती है तो अथर्व अपने हाथ में चॉकलेट का बॉक्स लेकर सीढ़ी के पास खड़ा होता है। उसे देखकर रिद्धिमा सबसे पहले अपनी घड़ी देखती है। ये जानने के बाद कि सिर्फ 7 बजे थे, रिद्धिमा को राहत मिलती है। अथर्व उसके सामने हंसते हुए देखता है, लेकिन रिद्धिमा कोई खास रिएक्शन नहीं देती। वो रिद्धिमा के पास जाता है और पूछता है, तुमने कुछ खाया? मैंने तो लंच भी नहीं किया था, इसलिए बहुत भूख लग रही है। प्लीज जल्दी से पहले कुछ बना दो, बाद में गुस्सा होना प्लीज। अथर्व ने जानबूझकर तब पेंटिंग के बारे में कोई बात नहीं की। रिद्धिमा ने अथर्व की मासूम शक्ल देखी और कहा, ठीक है, वेजिटेबल पुलाव बना देती हूँ जल्दी से। वो किचन में जा ही रही थी कि तभी उसे दादी का कॉल आता है। हेलो रिद्धिमा बेटा, कैसी हो? मैं इतने दिन बाद घर लौटी हूँ तो सोचा हम सब साथ में खाना खाएंगे। तुम दोनों डिनर के लिए घर आ जाओ बेटा।
रिद्धिमा भी दादी की आवाज सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, हाँ दादी, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा हुआ आपने कॉल किया, हम अभी आते हैं। फोन रखते ही रिद्धिमा ने जब अथर्व को बताया तो उसका चेहरा भी चमक उठा। वो दोनों तुरंत ही दादी से मिलने चले गए। वहां पहुंचकर जब वो लोग दादी से मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दादी ने कहा, मेरे बच्चे आ गए, अब मुझे चैन मिला। अच्छा सुनो बेटा, मैं 2-3 दिन बाद फिर से एक ट्रिप पर जा रही हूँ। मैंने अब सोच लिया है, जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैं अपने आखिरी साल अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहती हूँ। वो बात सुनकर रिद्धिमा तुरंत उन्हें कहती है, दादी प्लीज ऐसा मत बोलिए। घूमने की बात अलग है, लेकिन ये आखिरी मत बोलना दोबारा। उन दोनों की बातचीत और हंसी मजाक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर अथर्व ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, दादी, आप भूल गई कि असल में मैं आपका पोता हूं। मेरी तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। कब से लगी हुई हैं अपनी बहू के साथ आप। अगर ऐसा था तो मुझे क्यों बुलाया आपने? अथर्व के क्यूट से एक्सप्रेशंस और बातें सुनकर दादी और रिद्धिमा दोनों हंसने लगे। तभी रमा ने आकर कहा, चलिए सब खाना लग गया है। उसके बाद उन सभी ने बातें करते हुए अच्छे से खाना खाया। रिद्धिमा को वैसे भी दादी के पास आना बहुत अच्छा लगता था। उसका दिल खुश हो जाता था। खाना खत्म करने के बाद जब वो लोग गार्डन में जाकर कुछ देर बैठे, तब दादी ने मुस्कुराते हुए रिद्धिमा के सर पर हाथ रखा और कहा, रिद्धिमा, ये हमारी खुशकिस्मती है कि अथर्व तुमसे मिला और तुम्हें इस घर की बहू बनाया। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए, इस परिवार के लिए और हाल ही में अथर्व के लिए किया है, वो और कोई नहीं कर सकता बेटा। मुझे पहले दिन से पता था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी माना है। बेटा, तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो तो बिना किसी झिझक के मेरे पास चली आना। तुम्हारी दादी हमेशा तुम्हारा साथ देगी, और अगर अथर्व कभी तुम्हें तंग करे तो भी मुझे बताना। इसके ऐसे कान खींचूंगी कि याद रखेगा, ठीक है? दादी की बात सुनकर अथर्व और रिद्धिमा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। रिद्धिमा ने उनसे कहा, हाँ दादी, आपके पास ही तो आऊंगी, लेकिन सच बताऊं आपको, आपका ये पोता मेरा बहुत ख्याल रखता है और मैं भी बहुत लकी हूँ दादी कि मेरी लाइफ में आप और अथर्व आए। इसीलिए आप निश्चिंत हो जाइए। बहुत ठंड लग रही है ना, अचानक से ठंड बढ़ गई है। दादी, मैं आपके लिए शॉल लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद दादी ने अथर्व से कहा, बेटा, मेरी बहू का ख्याल रखना। वाकई में तुम्हें इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी कभी। अथर्व ने दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, हाँ दादी, आप चिंता मत कीजिए। मैं रिद्धिमा को कभी दुखी नहीं होने दूंगा और उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब रिद्धिमा शॉल लेकर आई तो उसके पास एक डॉल भी थी। उसने आते ही पूछा, दादी, ये कहाँ से आई? किसकी है ये डॉल? मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं ले जाऊं? दादी ने मस्ती करते हुए कहा, हाँ बेटा, वैसे भी इसकी जरूरत तुम लोगों को जल्दी पड़ने वाली है। और ये कहते ही दादी ने उन दोनों के सामने आंख मारी। दादी को देखकर अथर्व और रिद्धिमा दोनों शर्म से लाल हो गए। अथर्व ने कहा, अच्छा, बहुत देर हो गई है, अब हम निकलते हैं दादी। आप एंजॉय करना और ध्यान रखना। दादी को बाय कहकर अथर्व और रिद्धिमा दोनों अपने घर चले गए। रूम में पहुंचकर अथर्व ने रिद्धिमा को पीछे से पकड़ा और सीधे बिस्तर पर लेटते हुए कहा, दादी की बात को आज सच कर देते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? रिद्धिमा ने उसका हाथ हटा दिया, जिसे देखकर अथर्व ने कहा, अरे अब क्या हुआ? अभी तक वहीं पर अटकी हो? रिद्धिमा ने अथर्व के सामने देखा और कहा, हाँ, वो तो दादी के घर चले गए इसलिए मैंने बात नहीं की, लेकिन अथर्व, हमें आज उस टॉपिक पर बात करनी ही पड़ेगी। मैं इस ऑफिस में अब और नहीं रह सकती हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए आए दिन ये सारी साजिश होती रहती है। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया हो या ना किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन इल्जाम सारा मुझ पर ही लगता है। अथर्व, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी क्या हालत होती है तरह तरह की बातें सुनकर। तुम्हें पता है मैंने इतने दिन की छुट्टी ली लेकिन फिर भी ऑफिस से नहीं निकाली गई। उस वजह से लोग क्या बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि हम दोनों का अफेयर है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अनुमान भी लगा लिया है कि मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी और मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा, इसीलिए छुट्टी ली थी। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और अथर्व की छाती पर हाथ घुमाते हुए कहा, अथर्व, अब तुम ही बताओ ना, मैं ऐसी जगह पर कैसे रह सकती हूँ। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। प्लीज मुझे मेरे पुराने ऑफिस में जाने दो। तुम कब तक सारी चीजें संभालते रहोगे? हाँ, और कितने लोगों के मुंह बंद करवाओगे? प्लीज तुम इसके बारे में सोचना, तब पता चलेगा कि मेरी बात में लॉजिक है। रिजाइन करने दो ना मुझे, प्लीज। अथर्व ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन ये आज रात की तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर रिद्धिमा शर्म से लाल हो गई। हाँ अथर्व। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, अथर्व ने उसे झटके से अपने नीचे दबा दिया और फिर धीरे धीरे अपने और रिद्धिमा के कपड़े निकालकर उसे किस करने लगा। अथर्व ने आगे कुछ करने से पहले रिद्धिमा के घाव के बारे में भी सुनिश्चित कर लिया। उसके बाद वो अपने आप को नहीं रोक पाया। वैसे भी 2-3 दिन से उसने रिद्धिमा को ठीक से देखा भी नहीं था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए और वो रात एक खूबसूरत रात में बदल गई। दूसरे दिन सुबह रिद्धिमा इस उम्मीद के साथ ऑफिस गई कि शायद अथर्व उसे रिजाइन करने देगा, लेकिन अथर्व ने अगले 2 दिन तक उस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया। इसलिए तीसरे दिन रिद्धिमा ने ऑफिस पहुंचकर रेजिग्नेशन का कोई हिंट नहीं देखा तो उसने सबसे पहले अथर्व के फोन पर कॉल किया। उसने फोन नहीं उठाया तो रिद्धिमा ने उसकी सेक्रेटरी को कॉल मिला दिया। अथर्व की सेक्रेटरी ने बताया, वो सर एक इम्पोर्टेंट डील में बिजी हैं कुछ दिनों से। ये सुनकर रिद्धिमा शांत हो गई, लेकिन तभी उस सेक्रेटरी ने कहा, लेकिन मैडम एक बात थी, सर अभी ऑफिस में नहीं आते हैं ज़्यादा, इसलिए उनका तो ध्यान नहीं गया होगा, पर मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। उस दिन के बाद रोज़ बिल्कुल वैसे ही पार्सल सर के लिए कोई भेज रहा है, पर उसमें ना नाम है ना पता। रिद्धिमा ये सुनकर शॉक्ड हो गई। उसने कहा, क्या मतलब एक और पेंटिंग है अब? रुको मैं अभी आ रही हूं वहां पर। रिद्धिमा कुछ दिनों से अथर्व के कैबिन में नहीं जा रही थी, लेकिन ये सुनने के बाद उससे रहा नहीं गया और वो सीधे ही उसके कैबिन में पहुंच गई। एक बार फिर अथर्व को वही बड़ी और लंबी पेंटिंग भेजी गई थी। अथर्व की पेंटिंग देखकर रिद्धिमा के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। ध्यान से देखने के बाद उसने नोटिस किया कि अथर्व की शर्ट का रंग अलग था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी थोड़े बदले हुए थे उस पेंटिंग में। रिद्धिमा समझ तो गई थी कि ये जो भी था वो अथर्व के हर एक हाव भाव को अच्छे से जानता था, और जितनी बार वो पेंटिंग देख रही थी उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। हालांकि जितनी बेचैन रिद्धिमा पहली बार उस पेंटिंग को देखकर हुई थी, आज वो उतनी ही शांत थी। अचानक से रिद्धिमा को कुछ दिखा और वो झुककर उस पेंटिंग को घिसने लगी। तभी अथर्व अपने कैबिन में आया और कहा, हाँ, एक और। रिद्धिमा, मेरा यकीन करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। रिद्धिमा समझ गई थी कि शिल्पा ये सब कर रही थी, और वो भी इसलिए क्योंकि अथर्व उसे कॉल नहीं कर रहा था। अथर्व ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहा, प्लीज इन सब से बाहर निकलने में मेरी मदद करो, मैं क्या करूं उसका। इससे पहले कि रिद्धिमा कोई जवाब देती, अथर्व को एक कॉल आ गया और उस मौके का फायदा उठाकर रिद्धिमा वहां से जाने लगी।
लेकिन अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया। फोन रखने के बाद रिद्धिमा ने अपना हाथ छुड़ाया और कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि इतनी अच्छी पेंटिंग को दीवार पर लगाना चाहिए। और फिर वो दरवाजे से बाहर जाने लगी, लेकिन एक बार मुड़कर उसने एक वर्ड कहा, सर। ये सुनकर अथर्व हैरान हो गया। सर? सर कहा उसने मुझे? क्यों? चल क्या रहा है उसके दिमाग में? रिद्धिमा जैसे ही अपनी जगह पर पहुंची, उसे अथर्व का मैसेज आया। बेबी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? रिद्धिमा ने रिप्लाई किया, स्टूपिड। अथर्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, इसलिए उसने फिर से पूछा, बेबी? रिद्धिमा का रिप्लाई आया, अभी बिजी हूं। अथर्व ने कहा, ठीक है, फ्री होते ही बताना क्या प्लान चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। रिद्धिमा के दिमाग में कुछ चल रहा था जिससे हमेशा के लिए ये सब खत्म हो सके, और उसी पर शांति से काम करने के लिए वो अपनी जगह पर गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ तृष्णा विराज के घर पहुंच जाती है और रिद्धिमा के दिमाग में ऐसा क्या प्लान आया होगा, क्या करेगी वो, और अब तृष्णा विराज से मिलने क्यों पहुंची? क्या शिल्पा के बाद अब वो रिद्धिमा को परेशान करने वाली है? लेकिन कैसे? क्या रिद्धिमा और अथर्व की मुसीबतों का कभी अंत होगा? जानने के लिए सुनती रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।